आज हम लोग सीखेंगे डिमांड फंक्शंस के बारे में। तो जैसे हम पिछले क्लास में ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं हम लोग, है ना, कि ये जो डिमांड फंक्शन है, डिमांड फंक्शन, ठीक है। तो डिमांड फंक्शन को हम लोग दो लेवल पे देखेंगे। फर्स्ट हम लोग देखेंगे इंडिविजुअल लेवल पे, इंडिविजुअल डिमांड, है ना, जिसको कहते हैं, और दूसरा देखेंगे मार्केट डिमांड। क्लियर है? हम पिछले क्लास में ऑलरेडी इस मुद्दे पे चर्चा कर चुके थे कि डिमांड फंक्शन दो तरह से हम लोग दो स्तर पे देखते हैं, एक इंडिविजुअल लेवल पे और दूसरा मार्केट लेवल पे। अब इन दोनों में अंतर क्या है वो भी थोड़ा सा हम जिक्र कर देते हैं, रिकॉल कर देते हैं पिछले क्लास का, कि इंडिविजुअल कहने का मतलब है स्मॉल यूनिट पे। जब एक कंज्यूमर का देखेंगे डिमांड को तो हम लोग क्या कहेंगे, इंडिविजुअल डिमांड देख रहे हैं। और जब हम लोग ग्रुप ऑफ पर्सन की बात करेंगे, है ना, एक मार्केट की बात करेंगे, तो वहां पर हम लोग क्या कहेंगे, मार्केट डिमांड देख रहे हैं। क्लियर यहाँ तक? चलो ठीक है। तो अब इसके बाद हम लोग चर्चा भी जो करने जा रहे हैं वो किसका करने जा रहे हैं, डिटरमिनेंट ऑफ डिमांड का। क्लियर? तो डिटरमिनेंट ऑफ डिमांड में हम लोग डिटरमिनेंट ऑफ डिमांड बोलो या डिमांड ऑफ फंक्शन बोलो, ठीक है। इसमें देखो हम लोग क्या देखते हैं, तो dx है ना, डिमांड ऑफ कमोडिटी, एक्स फॉर कमोडिटी है, ठीक है, डिमांड ऑफ कमोडिटी। अब इसमें क्या है, तो इसमें आपका px आता है, प्राइस ऑफ अ कमोडिटी, ठीक है। उसके बाद pr आएगा, प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटी, ठीक है। इसके बाद आपका t आएगा, टेस्ट एंड प्रेफरेंस, ठीक है। इसके बाद आपका इसमें e आता है, जिसको हम लोग बोलते हैं एक्सपेक्टेड प्राइस ऑफ अ कमोडिटी। उसके बाद आपका इनकम आता है। ये इनकम किसका है, कंज्यूमर्स का इनकम। कंज्यूमर्स का इनकम भी कहीं ना कहीं अफेक्ट करता है डिमांड को, ठीक है। तो ये वाई जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं, कंज्यूमर इनकम के लिए। अब यहाँ पर एक जो इम्पोर्टेंट बात है ना, ये जो अभी तक हम चर्चा की ये कौन सा स्तर पे है, तो ये इंडिविजुअल मार्केट पे है, सॉरी इंडिविजुअल डिमांड पे है ना। इसको इंडिविजुअल डिमांड स्तर पे हम लोग बोल सकते हैं, लेवल पे है, मतलब छोटे इकाई पे है। लेकिन अगर हम इसको मार्केट लेवल पे देखें, है ना, एक सोसाइटी लेवल पे देखें, इसमें दो चीजें बढ़ जाएगा, जिसको मार्केट लेवल हम लोग बोलेंगे, मार्केट डिमांड बोलेंगे। इसमें दो चीजें हम लोग को इंक्रीज कर देना है। फर्स्ट इंक्रीज कर देना है ना, वाईडी, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम जिसको बोलते हैं, क्या बोलेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। और दूसरा बढ़ जाएगा हमारा पॉपुलेशन। ये सारे फैक्टर्स हैं, है ना, जो आपका क्या करेंगे, कहीं ना कहीं डिमांड को इफेक्ट करते हैं, ठीक है। ये वो सारे फैक्टर्स हैं जो डिमांड को इफेक्ट करते हैं। अब एक एक करके हम इसको यहाँ पर डील कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर हम चीजों को, क्लियर है यहाँ तक? अब इसके बाद एक एक करके हम लोग डील करेंगे। जैसे यहाँ पर क्या है, px, तो यहाँ पर इसका px का मतलब क्या है, तो px का मतलब है प्राइस ऑफ अ कमोडिटी, प्राइस ऑफ अ कमोडिटी। प्राइस ऑफ कमोडिटी में क्या आएगा, इस चीज को हम लोग समझिए कि कभी भी कोई भी जो डिमांड है, ठीक है, वो कैसे इफेक्ट करता है। तो सबसे पहले सोचिए, किसी भी कमोडिटी का अगर प्राइस राइज कर जाएगा, ठीक है, तो हम लोग क्या उसको परचेज करेंगे, है ना, या उस कमोडिटी का प्राइस फॉल कर जाएगा, ठीक है, तो हम उसको कितने क्वांटिटी में परचेज करेंगे, ठीक है। तो कहीं ना कहीं प्राइस तो इफेक्ट कर रहा है, कमोडिटी के डिमांड को कहीं ना कहीं प्राइस इफेक्ट कर रहा है। अब देखिए, जैसे मान लो यहाँ पर हम मान लेते हैं कि एक कमोडिटी 10 रुपए पर केजी के हिसाब से, है ना, कोई भी कमोडिटी है। अब यहाँ अगर 10 रुपए केजी रहता है जब कमोडिटी को, तो तुम मान लेते हैं तुम 20 केजी खरीदे। क्लियर है? लेकिन जैसे ही 10 रुपए से प्राइस घटकर, है ना, ये आपका 8 रुपए पर केजी पहुंचेगा, तो प्राइस यहाँ पर क्या हो रहा है, प्राइस फॉल कर रहा है। ओरिजिनल प्राइस से प्राइस में अब क्या हुआ, फॉल किया। तो नेचुरल सी बात है, हम लोग अपना डिमांड को क्या कर देंगे, इंक्रीज कर देते हैं। और उसमें वो 20 केजी से कुछ भी हो सकता है, वो 30 केजी हो सकता है, 40 केजी हो सकता है, वो अपनी जिस तरह से उसको लगेगा कि हम यहाँ तक डिमांड कर सकते हैं, तो वहां तक वो परचेज करेगा। क्लियर? तो अब हम इसको क्या बोलेंगे, यहाँ पर जैसे प्राइस क्या कर रहा है, हमारा फॉल कर रहा है ना, प्राइस हमारा फॉल करने पर डिमांड क्या हो गया, है ना, क्वांटिटी डिमांडेड, है ना, क्वांटिटी डिमांडेड हमारा क्या हो गया, राइज कर गया, ठीक है।
इसी तरह से जस्ट इसका अपोजिट ले लें, अगर 10 रुपए से प्राइस हमारा बढ़कर मान लो कि अगर हमारा 15 रुपए पहुंच गया, ठीक है, तो जैसे ही ये प्राइस राइज करेगा ओरिजिनल प्राइस से 10 रुपए से ये मेरा प्राइस अगर राइज करता है तो मुझे क्या देखने को मिलेगा कि ये जहां 20 केजी 10 रुपए में कर रहा था, हो सकता है वो 10 केजी पे आ जाए, है ना, या हो सकता है वो 5 केजी ही परचेज करे, वो डिपेंड करता है ना। आप भी मार्केट जाते होंगे तो वहां पर इस चीज को महसूस करते होंगे कि जब प्राइस राइज करता है तो हम कम में ही मैनेज कर लेते हैं, और जब प्राइस किसी कमोडिटी का सस्ता होता है तो हम ज्यादा से ज्यादा क्वांटिटी परचेज करने की कोशिश करते हैं। क्लियर है? तो यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पर प्राइस क्या हो जा रहा है, राइज कर रहा है, क्या हो रहा है, तो यहाँ पर क्या होगा, ये है ना, इसके कंपेरिजन हम कर रहे हैं तो यहाँ पर ये क्या हो गया, फॉल कर गया, ठीक है। ये कौन फॉल किया, तो ये क्वांटिटी डिमांड जो होगा वो हमारा फॉल कर गया, और इधर क्या है हमारा, ये हमारा क्या दिखा रहा है, तो ये हमारा प्राइस दिखा रहा है, प्राइस ऑफ अ कमोडिटी। तो हम लोग ओवरऑल क्या देखें कि इनवर्स रिलेशन दिख रहा है, एक डाउन हो रहा है तो दूसरा अप हो रहा है, तो हम एक सिंपल लाइन में लिख सकते हैं क्या, इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी एंड क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ कमोडिटी, ठीक है। बट यहां तक आपने ये बात बता दिया कि किसी भी अगर कमोडिटी का प्राइस गिरेगा तो हम वहां पर क्वांटिटी डिमांड को बढ़ा देंगे, और कभी भी अगर प्राइस यहाँ पर बढ़ेगा तो हम लोग क्वांटिटी डिमांड को घटा देंगे। लेकिन इसमें एक और भी इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है, वो क्या कि यहाँ पर जितने बाकी चीजें हैं, है ना, प्राइस के अलावा, प्राइस ऑफ अ कमोडिटी के अलावा जितनी भी चीजें बच गई वो सारे के सारे क्या होने चाहिए, कांस्टेंट होने चाहिए, ठीक है। यहाँ पर ये लाइन इस बात को रिप्रेजेंट करता है कि बाकी अदर फैक्टर्स जो हैं वो कांस्टेंट हैं। क्लियर? अगर एक लाइन में अगर हम बोले तो ये चीज आप जब रिप्रेजेंट करते हैं तो कहीं ना कहीं ये लॉ ऑफ डिमांड को रिप्रेजेंट करता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सिर्फ क्या होगा कि ये डिमांड ऑफ जो कमोडिटी है और प्राइस ऑफ अ कमोडिटी जो है, इन दोनों के बीच में ये कैसा रिलेशन को दिखा रहा है, फंक्शनल रिलेशन को दिखा रहा है। क्लियर है? यहां तक समझ में आ गया? अब यहाँ पर अगर इसको हम बायोग्राफिकल, ये जो हम थ्योरी से आपको बताएं, इस चीज को अगर हम बायोग्राफिकल दिखाएं तो बायोग्राफिकल कैसे दिखा सकते हैं, मान लीजिए यहाँ पर हम लोग, है ना, एक ग्राफ ले लेते हैं जिसमें ये क्या होता है हमारा वाई एक्सिस होगा, है ना, और ये हमारा क्या होगा एक्स एक्सिस। क्लियर है? तो वाई एक्सिस पे क्या आएगा और एक्स एक्सिस पे क्या आएगा ये हमको समझना होगा। वाई एक्सिस पे हमेशा मेरा प्राइस होगा और नीचे हमारा क्या होगा, क्वांटिटी डिमांडेड होगा। क्लियर है? अलग अलग क्वांटिटी होगी, कितने प्राइस में हम लोग कितने क्वांटिटी को परचेज कर रहे हैं। सपोज एक एग्जांपल के माध्यम से ऐसी सिंपल सा लाइन ड्रॉ हम कर लेते हैं। अब ध्यान से समझो, है ना, मान लो कि ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है और ये सी पॉइंट है। तो स्वाभाविक सी बात है, मान लेते हैं ये प्राइस है 5 है, 10 है, 15 है, 20 है ना, 25 है, 30 है, इस तरह से ये प्राइस हो गया। नीचे क्वांटिटी मान लेते हैं 10 है, 20 है, 30 है, 40 है, 50 है, 60 है, 70 है ना, ये सब सारे जो नीचे है क्वांटिटी वो किसमें है, केजी में है, और ये प्राइस जो दिख रहा है किसमें है, तो प्राइस हमारा नॉर्मल सी बात है, हमारा अगर इंडिया की बात करें तो रुपया में होगा। ठीक है, अब समझो इस चीज को, यहाँ पर क्या दिखा रहा है, लोअर प्राइस पे हम लोग हायर क्वांटिटी परचेज कर रहे हैं। जैसा आपने देखा लोअर प्राइस पे हायर क्वांटिटी आपने परचेज किया, और जैसे ही आप प्राइस इंक्रीज किए तो क्वांटिटी क्या हो गया, पहले के कंपेरिजन घट गया, है ना। तो यहाँ पर ये कर्व जो बनेगा, है ना, प्राइस ऑफ अ कमोडिटी के लिए वो कैसा कर्व बन रहा है, डाउनवर्ड स्लोपिंग बन रहा है। ठीक है, कैसा बन रहा है, डाउनवर्ड स्लोप होगा। ठीक है, और ये डाउनवर्ड स्लोपिंग एक कॉमन चीज बताते हैं, दो तरह का कर्व की बात हम लोग इसमें ओवरऑल करेंगे। अभी जितने भी हम लोग पढ़ेंगे डिमांड या सप्लाई जो भी पढ़ेंगे तो दो ही तरह का कर्व की बात करेंगे। एक में हम हमेशा जिक्र करेंगे डाउनवर्ड स्लोपिंग का, और दूसरे में जिक्र हमेशा करेंगे अपवर्ड स्लोपिंग का। ठीक है, अपवर्ड स्लोपिंग और डाउनवर्ड स्लोपिंग में बस डिफरेंस इतने का है कि इसमें जो रिलेशनशिप होता है कि इसमें दोनों अगर इंक्रीज कर रहा है, जैसे अगर मान लो प्राइस इंक्रीज करेगा तो क्वांटिटी भी इंक्रीज करेगा। ठीक है, अब प्राइस डिक्रीज करेगा तो क्वांटिटी भी डिक्रीज करेगा। इसमें हम लोग हमेशा पॉजिटिव रिलेशनशिप बोलेंगे। ठीक है, और इस वाले में क्या है, निगेटिव रिलेशनशिप है। किसके बीच में, तो प्राइस ऑफ अ कमोडिटी एंड क्वांटिटी डिमांडेड के बीच में निगेटिव रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट कर रहा है, जबकि ये क्या कर रहा है ना, तो ये डिमांड में होगा। ठीक है, नॉर्मली आपको डिमांड में देखने को मिल जाएगा, और नॉर्मली अगर देखना है कि पॉजिटिव रिलेशनशिप हो तो वो आपको जाना पड़ेगा सप्लाई में, वो हम आगे चर्चा करेंगे। इसमें भी कुछ जगह आपको पॉजिटिव रिलेशनशिप की हम चर्चा
करने वाले हैं। लेकिन दिमाग में रखिएगा, दो तरह का ग्राफ भी इस तरह से दिखेगा, इसको अपवर्ड स्लोपिंग बोलते हैं और इसको हम लोग डाउनवर्ड स्लोपिंग बोलते हैं। क्लियर है? चलो ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया हमारा, है ना। हमने कर्व देख लिया, है ना, डिमांड कर्व किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ओवरऑल हम लोग क्या देखे, डिमांड ऑफ अ कमोडिटी फंक्शनली रिलेट टू प्राइस ऑफ अ कमोडिटी एंड अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट। हम लोग इसमें ओवरऑल यही देखें। इसमें और चीज क्या देखें हम लोग कि प्राइस राइज करता है तो क्वांटिटी डिमांड इंक्रीज फॉल करेगा, है ना, प्राइस राइज करने पे। और जब प्राइस फॉल करेगा तो क्वांटिटी डिमांड क्या होगा, इंक्रीज। मतलब इनवर्स रिलेशन बिटवीन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी एंड क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ द कमोडिटी, बट अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट और अनचेंज। क्लियर है? चलो ठीक है, अब इसके बाद अभी हम बात करेंगे प्राइस ऑफ अ रिलेटेड कमोडिटी की हम बात करेंगे।